हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की चौपाल में। पॉलिटी की चौपाल के में हम आज प्रमुख अधिनियम वो किस वर्ष जारी हुए और उसे जारी करने वाला कौन था, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, अगर आप लोग से पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1599 ईस्वी में हुई। और ये क्या था? ये कुछ व्यापारियों का समूह था। और इसके गठन का उद्देश्य क्या था? इसके गठन का उद्देश्य पूर्वी देशों में, एशिया और पूर्वी देशों में डच व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना था। तो 1599 ईस्वी में इसका गठन किया गया और उसके बाद क्या किया गया कि इसे राजाज्ञा प्रदान की गई और उस राजाज्ञा द्वारा उसे पूर्व और भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए प्रदान किया गया। तो राजाज्ञा कब प्रदान की गई? 1599 में गठन हुआ और राजलेख उसे 1600 ईस्वी में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1600 ईस्वी में। किसके द्वारा? रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया गया? रानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। अब इसके बाद अगला राजलेख 26 वर्ष बाद अर्थात 1726 ईस्वी में प्रदान किया गया। किसके द्वारा? हेनरी फ्रैंकलैंड। अब दिमाग में आ रहा होगा ये हेनरी फ्रैंकलैंड कौन थे? तो ये हेनरी फ्रैंकलैंड जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक थे। कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक थे। तो दूसरा राजलेख कब हुआ जारी? 1726 ईस्वी में। और उस समय प्रशासक कौन थे? हेनरी फ्रैंकलैंड थे। अब इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट को आप समझ लीजिए कि भारत के संविधान निर्माण की प्रथम सीढ़ी थी। यानी भारत में संविधान निर्माण की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 ईस्वी में हुआ। और उस समय प्रशासक कौन थे? तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स प्रशासक थे। उस समय कौन थे प्रशासक? उस समय प्रशासक थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उस समय किस पद पे थे? तो वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर थे। कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे। अब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे। अब हम बात करते हैं, इस बीच में एक और अधिनियम आता है। इस बीच में आता है अधिनियम 1781 का अधिनियम। 1781 का अधिनियम क्या था? 1781 का अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के लिए आया था। इसे अमेंडमेंट एक्ट भी, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है। अमेंडमेंट एक्ट अगर जो बोला जाए तो 1781, 1784 ये तीनों जो अधिनियम आए थे, 1773, 1700, उसके बाद 1781 और 1784, ये दो अधिनियम जो आए थे वो मुख्य रूप से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1781 का अधिनियम और 1784 का जो संशोधन था, 1781 और 1784 का जो एक्ट था, इन दोनों एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि ये बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इन दोनों एक्ट के समय भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। 1781 और 1784 के समय भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। यानी 1773, 1781, 1784 और 1786 भी आप ले लीजिए। 1786 ये जो चार अधिनियम या संशोधन थे, इस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन क्या था? उसका पद बदल गया था। पद क्या बदला था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय वह बंगाल का गवर्नर था, जबकि 1781, 84 और 86 के समय वह क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। मैंने आप लोग को बताया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन उसे बनाया गया, तो उसके बाद क्या किया गया? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अब हम देखते हैं 1786 का जो अधिनियम था,
वो किस लिए लाया गया था? आप लोग को पता है 1786 का अधिनियम सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत लाने के लिए बनाया गया था। जब जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजने पर विचार किया गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्त थी कि वह भारत तभी जाएगा जब उसे ब्रिटिश सेना का, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति बनाया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 कि उसे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया जाए। तो क्या किया गया कि उसे भारत भेजने के लिए एक अधिनियम लाया गया और इसमें ये दोनों प्रावधान किए गए, जिसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन कौन सा हो गया? 1773, 81, 84, 86, ये इस 4 संशोधन या अधिनियम में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था कंपनी का प्रशासक। अब आगे हम आते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कितने का? 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए 1773 में आया, अब अगला कब आया एक्ट? 1793 में। तो 1793 में कौन था? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आया था। तो 1793 का जो पारित हुआ वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही पारित हुआ। किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पारित हुआ। अब देखिए चार्टर एक्ट कंटिन्यू 1793, 20-20 साल पे, 93, 1813, 1833 और 1853, 20-20 साल पे चार्टर एक्ट आया। और 1813 के चार्टर एक्ट के समय कौन था? 1813 के चार्टर एक्ट के समय लॉर्ड मिंटो प्रथम था। कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। अच्छा, इस समय क्या हुआ था? इस समय जो है का एक प्रमुख चीज जो था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह जो है उसमें कमी आई। उसमें कमी आई तो क्या कमी आई? सिर्फ चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार रहा और भारत में चाय पर व्यापारिक एकाधिकार रहा। बाद बाकी और जितने भी जो है विषय थे व्यापार संबंधी, उसमें ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों को भी शामिल किया गया। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1833 का। अब 1833 का चार्टर एक्ट जानने से पहले यह समझ लीजिए कि यहां पे क्या था। वारेन हेस्टिंग्स जब 1773 का हुआ उस समय क्या था? बंगाल का गवर्नर था। और यहां तक लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये सब क्या था? बाद में वारेन हेस्टिंग्स क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड मिंटो प्रथम गवर्नर जनरल रहा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भी गवर्नर जनरल ही बन के आया था। क्या बन के आया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। लेकिन 1833 के एक्ट द्वारा इसे क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला चार्टर एक्ट। अगला चार्टर एक्ट क्या है? 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के समय में काफ़ी काम हुआ। डाक, रेल, तार, बहुत सारे जो है काम लॉर्ड डलहौजी के समय में हुए। 1853 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि प्रथम रेल भारत में जो है मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, वह लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में काफ़ी काम हुआ। साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी के समय में साम्राज्य विस्तार भी काफ़ी अधिक हुआ। तो इस प्रकार कौन कौन सा हुआ? 2 राजलेख, एक 1600 में, एक 1726 में। 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम और 26 में हेनरी फ्रैंकलिन। उसके बाद जो है 4 संशोधन या अधिनियम लगातार वारेन हेस्टिंग्स। कौन कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद जो है 1786 का जो अधिनियम आया संशोधन, वो जो है क्या हुआ? किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के। उसके बाद जो है चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1813 का लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1833 का लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और उसके बाद जो है अगला चार्टर एक्ट आया 1853 में जो है कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अब अगला चार्टर एक्ट भारत शासन अधिनियम 1858। आप लोग जानते हैं कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था वह मुख्य रूप से सिपाही विद्रोह का परिणाम था। सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार को ऐसा लगा
कि भारत जैसी धन प्रदान करने वाली सोने की चिड़िया मेरे हाथों से निकल जाएगी। और उसके बाद चूंकि अंग्रेजी सरकार इसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी, अतः उसने निर्णय लिया कि अब भारत में शासन का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम लाया गया 1858 ईस्वी में। अब देखिए 1853 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का क्या किया गया? वाइसराय बना दिया गया। तो हालांकि आया किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया? उसे वाइसराय बना दिया गया। तो यहां पे क्या चेंजिंग आया? यहां पे आया इसको भारत का गवर्नर जनरल से, भारत का गवर्नर जनरल से भारत का वाइसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वाइसराय बना दिया गया। तो इस प्रकार जो है क्या क्या परिवर्तन आपने देखा, एक बार पीछे देख लेते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय क्या हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स को, किसको? वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया था? उसको गवर्नर से, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या किया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद 1773 के बाद 1833 में चेंजिंग आया। कब आया? 1833 में। 1833 में किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या किया गया? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब क्या किया गया? इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल। और तीसरा चेंजिंग कहाँ आया है? तीसरा चेंजिंग आया है 1858 में। 1858 में क्या हुआ? ये भारत का गवर्नर जनरल था और अब इसको वाइसराय बना दिया गया। और ये वाइसराय का पोस्ट आज़ादी तक रहेगा। ठीक है, तो चेंजिंग बस इन 3 जगह पे हुए हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर से गवर्नर जनरल, कहाँ का? बंगाल का। बंगाल से प्रमोशन होके भारत का बना और फिर प्रमोशन होके क्या हुआ? वाइसराय बना। कब कब? 1773, 1833 और 1858। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम। 3 भारत परिषद अधिनियम आए। कौन कौन से? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 92 का और 1909 का। ठीक है, तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उस समय भी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग जो है वो कब थे? एक जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 में थे, जब 1858 का आया। और 1861 का आया, उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम मैंने बताया था आप लोग को। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसे निर्वाचन की प्रथम सीढ़ी माना जाता है। मतलब निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ यहीं से हुआ। बहुत छोटे तौर पे हुआ, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से हुआ? 1892 का भारत परिषद अधिनियम से। और इस समय कौन थे? डफरिन थे। तो कैनिंग के बाद डफरिन, कैनिंग के बाद कौन थे? डफरिन थे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं 1909। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, ये भी भारत परिषद अधिनियम है। देखिए 1 2 3 भारत परिषद अधिनियम, 1861, 1892, 1909। 1909 में कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। अच्छा, 1909 में ये लॉर्ड मिंटो जो थे, तो इसको, इस एक्ट को इनके नाम से संबंध करके भी जाना जाता है। इसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट। अब मार्ले मिंटो एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्ले जो थे ये भारत सचिव थे और मिंटो जो थे तत्कालीन वाइसराय थे। तो मार्ले और मिंटो को बंगाल विद्रोह के बाद ऐसा लगा कि जो भी कानून वर्तमान दौर में हैं, अगर भविष्य में कभी ऐसा विद्रोह होता है तो उसे दबाने में वो कानून सक्षम नहीं होंगे। अतः उन्हें 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट लाना पड़ा या भारत परिषद अधिनियम लाना पड़ा। तो दूसरा उद्देश्य इसका था कि विद्रोह क्रांतिकारियों में फूट डालना।
अब देखिए 1909 का प्रमुख प्रावधान क्या था, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किसको? मुस्लिमों को। अब मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तो क्या हुआ कि मुस्लिम को चूंकि जो है उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला था, स्थान मिला था, तो अतः वो संतुष्ट थे। लेकिन दूसरे पक्ष हिंदू या सिख वो इससे संतुष्ट नहीं थे, वो इसके विरोध में थे, जिसके कारण क्या था कि विद्रोह जो था उसमें एकजुटता नहीं रह पाई, क्रांति में एकजुटता नहीं रह पाई और उसमें दरार पैदा होना शुरू हो गया। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और भारत शासन अधिनियम कब आया? 1919 में। उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 की एक दो प्रमुख बातें हैं, जैसे केंद्र में क्या हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू हुई। उसके बाद जो है राज्य में क्या हुआ? राज्य में द्वैध शासन लागू हुआ। तो 1919 में कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब आगे आते हैं साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन था क्या और बना क्यों? साइमन कमीशन जो था उसका निर्माण हुआ था भारत में संविधान निर्माण की संभावना की जांच के लिए। किसके लिए? भारत में संविधान निर्माण की संभावना की जांच के लिए, कि भारत में संविधान निर्माण किस हद तक संभव हो सकता है या किस प्रकार किया जाए, इसके जांच के लिए बनाया था। कब? 1927 ईस्वी में। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। अब आते हैं हम नेहरू रिपोर्ट पे। नेहरू रिपोर्ट क्या था? देखिए जब साइमन कमीशन आई तो उसमें साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और 7 में एक भी भारतीय नहीं थे। और उन्हें करना क्या था? उन्हें करना था भारत में संविधान निर्माण के संभावना की तलाश करना था। अब भारत का संविधान निर्माण होना है और उसमें भारतीय व्यक्ति ही नहीं है, जिसके कारण भारत में क्या हुआ? भारतीय नेताओं और आम जनता द्वारा इसका काफी विरोध किया गया, बहुत ज्यादा विरोध किया गया। तो विरोध के बाद साइमन जो थे, माफ कीजिएगा, लॉर्ड बर्केनहेड जो थे, लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा भारतीय नेताओं को चैलेंज दिया गया कि आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाएं जिस पर सभी भारतीय नेता एकमत हो और आम जनता उससे सहमत हो। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए भारतीय नेताओं द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, आप देखिए ध्यान रखिए, आप नेहरू रिपोर्ट से यह मतलब समझ लीजिएगा कि यह रिपोर्ट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। आप ऐसा रिलेट मत कीजिएगा। वो उनके पिताजी द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और भी भारतीय नेता थे। और उस पे जो है अध्ययन किया गया और उसके बाद वो रिपोर्ट 1930 ईस्वी में सौंपी गई। तो नेहरू रिपोर्ट, माफ कीजिएगा, 1928 ईस्वी में सौंपी गई। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो साइमन कमीशन 1927 और उसके चैलेंज को पूरा करने के लिए, लॉर्ड बर्केनहेड के चैलेंज को पूरा करने के लिए नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928। और इस समय भी वाइसराय कौन थे? इस समय भी वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे वाइसराय? लॉर्ड इरविन थे। अब आगे आते हैं भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम से पहले कुछ समझ लीजिए, हमने यहां पे क्या पढ़ा कि साइमन कमीशन 1927 में आया, उसके जो है उसके बाद जो है उसका विरोध हुआ। विरोध के बाद लॉर्ड बर्केनहेड का स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट के बाद नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत हुआ, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है फिर क्या हुआ कि जो है 3 पक्ष थे। एक तो ब्रिटिश भारत, कौन कौन? ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश सरकार और देसी रियासत। इन तीनों के बीच 3 सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसमें क्या हुआ कि ये साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उस पे जो है चर्चा हुई, नेहरू रिपोर्ट पे चर्चा हुई। इन तीनों के बीच आपस में जो है विचार विमर्श हुआ। अब उसका डिटेल इतिहास को हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो विचार विमर्श हुआ और उसके बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया।
श्वेत पत्र के बाद भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसमें साइमन कमीशन के प्रावधान को और नेहरू रिपोर्ट के भी कुछ चीजों को उसमें स्थान दिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम क्या था? साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट का परिणाम बोल सकते हैं आप था। हालांकि इसमें अन्य बहुत सारी चीजें भी शामिल की गई थी, लेकिन साइमन कमीशन के रिपोर्ट का इस पे काफी प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। अब ये जो था भारत शासन अधिनियम, इसे तत्कालीन ब्रिटिश संसद का सबसे बड़ा संशोधन था और इसका प्रभाव भारतीय संविधान पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो लगभग 250 अनुच्छेद या तो ज्यों के त्यों या थोड़े फेरबदल के साथ क्या किए गए, इसमें मतलब संविधान में शामिल किए गए। तो ठीक है, भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935। और इस समय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी में। कब आया? 1946 ईस्वी में। यह क्या था? यह एक 3 सदस्यीय जो है मंडल था, शिष्टमंडल था, जो भेजा गया था तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया था? क्लीमेंट एटली के द्वारा। और भारत में आप लोग जानते हैं कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और उस अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसके प्रमुख कर्ता धर्ता यही कैबिनेट मिशन थी। तो इस समय जो है कौन थे वाइसराय? लॉर्ड बेवेल थे। इस समय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का बिल पेश हुआ। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में बिल पेश हुआ। उसके बाद 18 जुलाई को फाइनली 18 जुलाई 1947 को क्या 1947 को क्या हुआ कि ब्रिटिश सम्राट जो थे उनका हस्ताक्षर हो गया, और इसी के साथ ये क्या हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया और भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से प्रमुख अधिनियम हैं, किस वर्ष में आए और उसे जारी करने वाले प्रशासक कौन थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।